नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आजाद सीजीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं यहां पर आज किस लिए उपस्थित हुआ हूं ये आप सभी को थंबनेल देख के क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज समझ लीजिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको उस एग्जाम की प्रकृति के बारे में समझना अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब पिछले कुछ विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा, विश्लेषण करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है उस परीक्षा को देने से पहले। आप सभी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, 14 फरवरी को एग्जाम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने पिछले कुछ वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन या विश्लेषण नहीं किया है तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से, ताकि आपको पता चल पाए कि आपको क्या करना है, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, यह आज का वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो मेरा जो ये विश्लेषण होगा, एनालिसिस होगा, सीजीपीएससी के द्वारा पूछे गए पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों पर आधारित होने वाला है। और ये प्रश्नों के आधार पर कुछ टॉपिक मैंने डिसाइड किए हैं जिससे पीएससी फ्रीक्वेंट प्रश्न पूछता है। ठीक है, उसकी एक प्रकृति है, हर एक एग्जाम की प्रकृति होती है, सीजीपीएससी के भी प्रश्नों की पूछने की एक विशेष प्रकृति है। ठीक है, तो उसको आज हम जानेंगे। पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे, टॉपिक का विश्लेषण करेंगे और इस टॉपिक को आपको एग्जाम में डेफिनेटली करके जाना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं फिर सीजीपीएससी के द्वारा पूछे गए पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण। चलिए, सबसे पहले मैं भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसके क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पर आपसे करूंगा। और मेरा ये जो विश्लेषण है पिछले 5 वर्ष के क्वेश्चन को लेकर, वो भारतीय सामान्य अध्ययन को लेकर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में हमको सारी चीजें पढ़नी है, जो भी जहां से मिल जाए सारी बातें हमको पढ़नी है पूरे डिटेल में। ठीक है, क्योंकि सीजीपीएससी के द्वारा छत्तीसगढ़ से कहीं से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कितने भी डेप्थ में जाकर पूछ लिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ विषय के लिए जो 50 प्रश्न होते हैं उसमें ऐसा प्रश्न नहीं आना चाहिए कि हमको कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। ऑब्वियसली उसमें मोटे मोटे टॉपिक की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का भूगोल होता है, छत्तीसगढ़ का इतिहास होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था होती है, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं और आर्थिक सर्वेक्षण और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक को तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन काफी डेप्थ में पढ़ना है और सारी बातें कवर करनी है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, मैं ये बातें नहीं करूंगा। मैं आपको भारतीय सामान्य अध्ययन के जो 50 प्रश्न होते हैं उस पे किस टॉपिक पे फोकस करना है वो यहां पर बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अब देखिए, मैंने जो प्रश्नों को है वो कुछ टॉपिक के आधार पर क्लासिफाई कर लिया है, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन है आपका आंकड़े आधारित प्रश्न। ठीक, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकतर प्रश्न देखा गया है कि आंकड़े आधारित होते हैं। अब वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो आंकड़े आधारित प्रश्न नहीं छोड़ने हैं, किसमें से नहीं छोड़ने, तो देखिए पहले। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न कैसा पूछा गया, तो देखिए, वर्ष 2012-13 में सकल घरेलू बचत दर क्या थी। ठीक, तो एक चीज पता चल गया, सकल घरेलू बचत दर पूछ लिया गया था। सकल घरेलू उत्पाद तो ठीक है, जीडीपी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्ष 2014 में, और किस वर्ष आया ये भी लिखा हुआ है मैंने, तो सकल घरेलू बचत दर क्या थी ये पूछ लिया गया था। मेरा ये जो एनालिसिस है 2014 से लेकर 2019 तक के आए हुए प्रश्नों पर आधारित है। क्लियर, आगे देखें, वर्ष 2012 में मानव विकास सूचकांक का मूल्य क्या था। मानव विकास सूचकांक का मूल्य पूछा दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2014 में ही पूछा गया प्रश्न था, आंकड़ा आधारित था प्रश्न। क्लियर, तो ये सारी चीजें जो है आपको फोकस करनी है। तो अब सकल घरेलू बचत दर क्या होती है, देखिए, जीडीपी, जीवीए, ये सारी चीजें बेसिक जो है इसको तो करना ही है, आंकड़े वर्तमान वर्ष के। अब यहां पर 2012-13 ट्रेंड भी देखिए, वर्ष 2014 की पीएससी के लिए पूछा गया था, लेकिन कौन से वर्ष का, 2012-13 के लिए पूछा गया था। ये भी ट्रेंड आप ध्यान में रखें। मतलब अगर 2020 की परीक्षा है अभी आपकी, उसमें जो आंकड़े पूछे जाएंगे तो उसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, 2018-19 के भी प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, 2018-19 के भी प्रश्न या आंकड़े पूछे जा सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। क्लियर है क्या, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में जीडीपी वर्ष 2012-13 के 4.5% की वृद्धि की तुलना में 2013-14 में 4.7 तक बढ़ी थी, जिसका क्या कारण था। ठीक है, तो जीडीपी में जो ग्रोथ हुई थी पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष में, उसका कारण पूछ लिया गया था। ठीक है, हालांकि आंकड़े आधारित प्रश्न ही है ये, लेकिन कारण यहां पर पूछ लिया गया था कि क्या कारण था ऐसा। आगे देखें, विश्व की कुल निर्यात में भारत का हिस्सा, विश्व के कुल निर्यात में भारत का कितना हिस्सा है, तो ये प्रश्न पूछ लिया गया था। तो देखिए, यहां पर ये चीज है आपका फॉन्ट एरर है,
तो जहां कहीं भी अब मिसिंग दिखाई देगा उसका मतलब है वहां पर श आएगा, ठीक है, वो चीज आप देख लीजिएगा। फॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें श वाला। चलिए बाकी सारी चीजें सही रहने वाली है। तो कुल निर्यात में, विश्व के कुल निर्यात मतलब विश्व में जितनी भी निर्यात होती है उसमें भारत का हिस्सा क्या था, ये पूछा जाता है। देखिए ये ट्रेंड है, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक आप ये सारी चीजें हैं उसको नोट करते जाइए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सकल घरेलू घरेलू बचत दर, ये आप अलग से नोट कर लेना, इसके डेटा देख लेना। साथ ही साथ मानव विकास सूचकांक का मूल्य देख लेना। ये सारी चीजें आपको करके जानी है फाइनल मोमेंट पे, एग्जाम पे, ठीक है। आगे देखिए, भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि का क्रम विश्व में क्या था, ठीक, भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि का क्रम विश्व में क्या था, मतलब जो सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो रही थी भारत में, उसमें विश्व के अन्य देशों से अगर कंपेयर करें तो क्रम कौन सा था सेवा क्षेत्र की वृद्धि को लेकर। ये भी 2014 में पूछा गया प्रश्न था। तो 2014 में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, तकरीबन 5 प्रश्न पूछ लिए गए थे जो आंकड़े आधारित थे। आगे देखें, वर्ष 2013-14 में भारत में प्रचलित कीमतों पर साधन लागत पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय पूछ लिया गया था। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय पूछ लिया गया था 2015 में। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, जीडीपी हो गया, जीवीए हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी है। प्रति व्यक्ति आय हो गया, ये सारी चीजें आपको करनी ही है। डेटा एक अलग से व्हाइट पेज में आपको ये लिख के एक साथ इकट्ठा करके रख लेना है, इसी उद्देश्य से ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आगे देखें, वर्ष 2013-14 में जीडीपी में आयकर का हिस्सा क्या था, आयकर का हिस्सा, ठीक है, मतलब जितना भी आपका टोटल जीडीपी जो था, प्रतिशत वाइज पूछा गया था, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, प्रतिशत वाइज पूछा गया था, इसमें मूल्य नहीं पूछा गया था, क्योंकि मूल्य अगर देखें तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर जो आयकर का हिस्सा वो प्रतिशत में पूछा गया था जीडीपी के कंपैरिजन में, मतलब कुल जीडीपी जितना था, मतलब 100% अगर जीडीपी है उसमें आयकर का प्रतिशत कितना था ये पूछा गया है 2015 में। फिर से ट्रेंड देखिए, 2015 के सीजीपीएससी के लिए पूछा गया प्रश्न था और आंकड़ा किसका पूछा था, 13-14 का। जैसे कि मैंने कहा, जैसे 2020 अभी आपको रहेगा तो उसके लिए 2018-19 के आंकड़े पूछ लिए जा सकते हैं। चलिए आगे देखें, बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जितने भी टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, मौद्रिक नीति के, ये सारी चीजें आपको करके जानी है, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको करके जानी है, ये आंकड़े आपको देख लेना है, साथ ही साथ इनका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आपको समझ लेना है। रावेंद्र सर के द्वारा इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो ऑलरेडी दे दिए गए हैं, आंकड़े भी आपको जल्द से जल्द करवा दिए जाएंगे, ठीक है, रावेंद्र सर ही लेंगे। जितने भी ये आंकड़े मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये सारे आंकड़े आपको करवा दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय न्यायदर्श सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार चालू दैनिक स्थिति बेरोजगार दर क्या थी, ठीक है, बेरोजगारी दर पूछ लिया गया था वर्ष 2015 के प्रश्न, 2016 के प्रश्न में, ये 2016 का प्रश्न था, ठीक है। यहाँ पर न्याय दर्श है, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर अगर कुछ मिसिंग दिखाई देगा मतलब वो श मिसिंग है, फॉन्ट मिसिंग है, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न है, 2011-12 से 2015-16 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में सेवा क्षेत्र का योगदान, ठीक। तो ये प्रश्न तो, ऐसे प्रश्न तो हम छत्तीसगढ़ के लिए भी पढ़ते हैं, तो आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या योगदान पूछा है, तो योगदान भी करना पड़ेगा, प्रतिशत वृद्धि भी करनी पड़ेगी, दो चीजें अलग अलग होती है। एक प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, ठीक है, स्थिर मूल्य पर। दूसरी चीजें क्या होती है कि कितना प्रतिशत योगदान है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का, या फिर अगर अलग से पूछ दिया जाता है कि कृषि क्षेत्र का, कृषि और संबद्ध क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, और एक होता है औद्योगिक क्षेत्र का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, दोनों चीजें अलग अलग होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये अलग होता है, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र ये अलग होता है, ठीक है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र में वो सारी चीजें आती है जो चीजें हमको नेचर से प्राप्त होती है, प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे कृषि उत्पाद हो गए, ठीक है, वैसे ही उसको खनिज में भी शामिल, खनिज को भी उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन जब हम कृषि संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर खनिज जो है उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ना कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, ये अंतर होता है बेसिक, ठीक है। तो वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, लेकिन आंकड़े पे जोर करना है, आंकड़ा बिल्कुल देख के जाइएगा। कृषि संबद्ध क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र का योगदान और उसकी प्रतिशत वृद्धि स्थिर मूल्य पर, ये आपको देख के जाना ही है, नोट करते जाइए जो जो टॉपिक मैं आपको कह रहा हूं यहाँ पर। आगे देखिए, केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ा मद क्या है, ठीक है ना। जैसे कि हमको पता है कि गैर योजनागत और योजनागत दो व्यय होते हैं, दो प्रकार के व्यय होते हैं, तो उसमें गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ा मद क्या होता है, 2017 में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। आगे देखिए,
देश में वर्ष 2014-15 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई थी? तो एक तरीके से करंट का भी मुद्दा हो सकता है ये। तो एक चीज आप देख लीजिएगा कि किस कंपनी को सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ है, कितना कमाया है, कितना उसका टर्नओवर है, ये बिल्कुल नहीं करने की आवश्यकता है। बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, बेसिक एक सामान्य जानकारी के तौर पे आपको चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए चीजों से। इसी उद्देश्य से पीएससी प्रश्न पूछता है, और इसमें 2014-15, लेकिन ये प्रश्न था 2017 पीएससी का, ठीक है। 2014-15 में किस सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई थी? तो ये प्रश्न पूछ लिया गया था और आंसर था इसका बीएसएनएल, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर में कौन सा शुल्क कर शामिल नहीं है? मतलब ये वस्तु एवं सेवा कर की बात करें तो मतलब ये होता है जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या शामिल नहीं होता, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कौन सा शुल्क या कर कर जो है वो शामिल नहीं है, ये पूछ लिया गया था वर्ष 2019 के पीएससी के लिए। जस्ट पिछले वर्ष की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से वर्ष क्या पूछा गया था, ये मैंने पूरा एनालिसिस यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स के आंकड़े आधारित प्रश्न के तौर पे कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अगला जो आपका क्लासिफिकेशन है, अगला जो आपका क्लासिफिकेशन है वो भारत का अन्य देशों से व्यापार कितना है, कितना निवेश है, उस आधार पर जो प्रश्न पूछा गया था वो टॉपिक मैंने यहां पर लिखा हुआ है, तो देखिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, चलिए भारत का अन्य देशों से व्यापार या निवेश। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा साझेदार है? मतलब भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है, 2015 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये आंकड़ा आधारित नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी आपको नॉलेज चाहिए कि आज की डेट में अगर भारत किसी से व्यापार करता है तो उसका सबसे ज्यादा व्यापार किस देश के साथ होता है, ये कंपल्सरली आपको करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आंसर क्वेश्चन डिस्कशन नहीं है यहाँ पर, सिंपल आपको ये चीजें उससे अवेयर करा रहा हूँ मैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक परीक्षा के अंतिम समय में कवर करने ही है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक को अगर आप पेज में लिख कर रख लें और उसके आंसर लिख लें वर्तमान स्थिति में, तो आपका काम बन जाने वाला है, ठीक है ना। तो लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए इन सारे टॉपिक को लेकर। आगे देखिए, किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह आकर्षित किया? किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है प्रवाह आकर्षित किया गया, 2016 का प्रश्न है। और उसमें ऑप्शन थे रसायन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र। इन चारों में से ये चार ऑप्शन थे, ठीक है। ये ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। ये चार ऑप्शन थे हमारे। उसमें बताना था कि सबसे ज्यादा जो एफडीआई है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, क्या लिखा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर अगर वो गायब है तो यहाँ श लिखा हुआ है, श लिखा हुआ है, ठीक है। तो किस क्षेत्र में, इन चारों में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है भारत के अंतर्गत, ये पूछा गया था। एफडीआई किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा था, ये पूछा गया था 2016 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, दो चीजें, एक भारत का वर्तमान में व्यापार किस देश के साथ सबसे ज्यादा है, दूसरा कि एफडीआई किस क्षेत्र में सबसे अधिक है, ठीक है। ये भी आप अवेयर कर लीजिएगा। आगे देखें, सिद्धांत कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न पूछ लिए गए थे जो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, वो देखिए। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो इसमें पूछ दिया था जीडीपी, जीएनपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इस तरीके से, या राष्ट्रीय आय। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन दे दिए गए थे। उसमें आपको बताना था कि आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सा है, वर्ष 2015 में पूछा गया प्रश्न था। आगे देखें, चालू लेखा घाटा क्या है? चालू लेखा घाटा क्या है 2017? तो पूरा एक चैप्टर होता है घाटे को लेकर, इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें पूरा आपको पढ़ना है। जैसे आप राजकोषीय नीति पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर आपको घाटा पढ़ना पड़ता है, तो उस घाटे के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये आपसे प्रश्न डेफिनेटली बन जाएगा। कुछ कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, ये वीडियो आ चुका है इकोनॉमिक्स का, तो प्लीज उसे आप देख लें। देखिए, रिजर्व बैंक के द्वारा सीआरआर में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या है, ठीक है। अगर कोई बैंक जो है, सॉरी माफ कीजिए, रिजर्व बैंक जो है वो सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है तो उससे क्या कंक्लूजन निकलते हैं, क्या उसमें फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है, 2017 में पूछ लिया गया था, ठीक। अब एक चीज देखिए, एक और प्रश्न पूछा गया था कॉन्सेप्ट से, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, ऐसा दे दिया स्टेटमेंट, लेकिन हम जहां तक समझते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था, उसका कारण हमको बताना था। तो मतलब क्वेश्चन में ये स्टेट कर रहा है कि भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, उसका कारण क्या है? आय का असमान वितरण, ये पहला ऑप्शन दे दिया था। उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, बैंक और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये चार ऑप्शन दे दिए गए थे। ये चार ऑप्शन दे दिए गए थे, इसमें बताना था आपको कि कौन सा
सही रिजल्ट था। 2017 में पूछा गया प्रश्न था, कॉन्सेप्ट था आपको, ठीक है। तो जब ये आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे शुरू के 1-2 चैप्टर में, ये सारी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाते हैं, मतलब इससे आधारित, ठीक, कि कौन सी अर्थव्यवस्था या कितने मानकों तक अल्प विकसित होती है, विकासशील होती है, या विकसित अर्थव्यवस्था होती है, इसके पूरे मानक हैं, देखिएगा आप, ठीक। और उसका कारण क्या होता है, अगर कोई अल्प विकसित है तो उसका कारण क्या होता है, तो वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आ जाती है। आय का वितरण, आय का वितरण कौन से वक्र के द्वारा माना जाता है, तो देखिए जितने भी वक्र हैं, फिलिप वक्र, लॉरेंज वक्र, लॉफर वक्र, ये आपको कवर करने ही है। बहुत ही इजी है, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, पूरे कर्व के साथ समझ में आ जाएगा, और कौन सा कर्व क्या दर्शाता है ये बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, क्लियर। तो ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखेंगे, 2018 में पूछा गया प्रश्न था। चलिए देखिए आगे देखते हैं, तथ्य आधारित प्रश्न क्या क्या पूछा गया था। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य काम क्या है, ऐसा पूछ लिया गया था 2019 में। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे, मतलब भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है, योजना आयोग, आरबीआई, वित्त आयोग, इस प्रकार के 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, एक नोटा दे दिया गया था 2018 में। महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितनी है, ये पूछ लिया गया था 2019 में। तो आप बोलेंगे कि एक तरीके से ये करंट अफेयर का भी प्रश्न है, तो आप इसको करंट अफेयर के अंतर्गत रख लीजिए, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रख लीजिए, विविध के अंतर्गत रख लीजिए, ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कितनी नवरत्न कंपनियां हैं वर्तमान में, कितनी महारत्न कंपनियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला विषय है पर्यावरण, अगला विषय है पर्यावरण। तो पर्यावरण पे आधारित प्रश्न देख लेते हैं जो पूछा गया था, ठीक है। छोटा मोटा विषय नहीं है, कंपल्सरली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर आप 2-3 टॉपिक कवर कर ले इसमें से तो प्रश्न बन जाएंगे। जैसे एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्रदूषण, ठीक है, ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन कर रखा है मैंने वो। लेकिन उसके पहले आपको गैस चक्र, पिरामिड या श्रृंखला आधारित प्रश्न भी कर ले। जैसे खाद्य श्रृंखला की बात करें, पिरामिड की बात करें कि पिरामिड में सबसे ऊपर कौन, सबसे नीचे कौन, आधार पिरामिड उल्टा बनता है सीधा बनता है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो। साथ ही साथ नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, ये सारे चक्र आप बेसिक बेसिक देख के जाएं, एग्जाम में आपको बनेंगे प्रश्न, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला गैस चक्र, पिरामिड या श्रृंखला आधारित प्रश्न शुरुआती चैप्टर में मिल जाता है पर्यावरण के अंतर्गत। कौन से बुक से पढ़े, क्या पढ़े, वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी, लेकिन फिर भी आप कोई भी बुक पर्यावरण की रख सकते हैं, चाहे परीक्षा वाणी की पढ़ लीजिए या घटना चक्र से भी पढ़ेंगे अगर आप प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो भी आपसे प्रश्न बन जाएंगे, जैसे आपका कन्वीनियंट हो। देखिए तो इसमें प्रश्न कैसा पूछा गया था इस टॉपिक से रिलेटेड, कौन गैसीय चक्र नहीं है, इनमें से कौन सा गैसीय चक्र नहीं है, 2014 में पूछा गया था। मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, किसका गैसीय चक्र नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गैसीय चक्र नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे आपको बेसिक ध्यान में रखने। आगे देखिए आहार श्रृंखला पूछ दिया गया था। 10% नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, तो कितना प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो वो 10%, मतलब ऊर्जा के ट्रांसफर से संबंधित है ये 10% नियम, इसको पढ़ेंगे आप, ठीक है। 2016 में पूछ लिया गया था, ये आपका 2016 नहीं है, 2016 है, ठीक है। आगे देखिए पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक, पदार्थ, घटक या प्रदूषण, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। ये टॉपिक आपको करना ही है। पर्यावरण अगर आप करके जाना चाहते हैं तो उसमें आपको पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक या प्रदूषण कहना चाहिए, ये करके जाना ही होगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, मतलब इसके अंतर्गत सारे कारक, पदार्थ, वो सारी चीजें आ जाने वाली है, कौन सा जीवाश्म है, कौन सा नहीं है, ठीक है, जो प्राकृतिक तौर पर भी प्रभावित हो सकता है, ये प्रश्न इसमें से है। जैसे कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है पूछ लिया गया था 2014 में, मतलब इसके अंतर्गत हम ईंधन को भी रख सकते हैं। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा जो आपका ये गैस है वो उत्तरदायी है, ठीक। तो ऑप्शन क्या दिए थे, CO2, SO2, O2, CFC। तो सबसे ज्यादा ओजोन छिद्र के लिए आपका उत्तरदायी है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। आगे देखिए रेफ्रिजरेटर, एसी से निकलने वाला ये गैस होता है, काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। आगे देखिए इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है, SO2, CO2, NO2, रेडॉन, ये सारे प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो देखिए कौन सा प्रदूषण किसको प्रभावित करता है, ओजोन छिद्र को कौन प्रभावित करता है, ग्रीन हाउस के लिए कौन सा सबसे रिस्पॉन्सिबल गैस है, ठीक। ये सारी चीजें आपको करनी होती है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है किससे, चेरनोबिल दुर्घटना जो हुई थी, ठीक है, यूक्रेन में, बोला रशिया में, तो वो किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है, 2015 में पूछ लिया गया था, ठीक। न्यूक्लियर दुर्घटना हुई थी, न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये घटना है चेरनोबिल की,
ध्यान रखेंगे। अगला, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। एक है मरकरी, कैडमियम, लेड और CO2। ठीक है, इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल होता है कौन सा? जो अम्ल वर्षा होती है उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, ये आपसे पूछ लिया गया था। ठीक, तो ये जो प्रदूषण वाला चैप्टर है ना, किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाना है। और ऐसा आजकल की स्थिति नहीं है कि आप कोई टॉपिक या कोई विषय छोड़कर जाएं, क्योंकि आप देखेंगे कट ऑफ कितना जा रहा है। ठीक है, अगर जनरल की मैं बात करूं तो 140, पिछले वर्ष 2019 की अगर बात करूं तो 140 कट ऑफ आसपास था जनरल का। तो इस स्थिति में हम कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय छोड़ के जाने की स्थिति में नहीं होते हैं, सारी चीजें कवर करके जानी है। और जब मैं ये एनालिसिस आपको कर रहा हूँ, जो आपको ऑलरेडी कर लेना चाहिए था, मैं आपको करके दे रहा हूँ ये एनालिसिस, तो इस एनालिसिस का बिल्कुल फायदा उठाइए और ये सारे टॉपिक को कवर करके एग्जाम में जाइए। आगे देखिए, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या था? कि कौन सा रासायनिक छिड़काव या कौन सी एक दवा है रिस्पॉन्सिबल गिद्धों की घटती जनसंख्या का? ठीक है, ये पूछ लिया गया था, बहुत ही फेमस है ये जो आपका गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या ना, ये इसका कारण 2019 में पूछा गया था, पिछले ही वर्ष। आगे देखें, ये सारे टॉपिक आपको नोट करते जाना है। पर्यावरण के संबंध में विश्व सम्मेलन, बैठक या संधि जो भी हुई हो, ये भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के अंतर्गत भी क्लासिफाई कर सकते हो आप, लेकिन ये पहले के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इसमें। पर्यावरण से संबंधित जो भी संधियां बहुत पहले भी हुई है ना, जैसे रियो हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ये सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? रियो 20 की घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? अब कहां पर हुई है ये तो प्रश्न है ही, या वो जो सम्मेलन है या प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, वो प्रश्न तो है ही। साथ ही साथ रियो 20 की जो घोषणा थी उसकी शीर्षक क्या था वो भी पूछ लिया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आप बात ध्यान रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011-12 जो घोषित है वो कौन सा दशक घोषित है? यहाँ पर क्या लिखा है? ये यहाँ पर दशक लिखा हुआ है, ये चीज ध्यान रखें। यहाँ पर ये दशक लिखा हुआ है, दशक। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा जहां पर जो चीजें नहीं दिख रही है, मतलब मिसिंग दिख रहा है, वो श है। तो जैव विविधता का दशक है 11 से 12, प्रदूषण का दशक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दशक है, या शिशु स्वास्थ्य का दशक है? ये प्रश्न पूछा गया था, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 2019 में पूछा हुआ था। आगे देखिए, विविध भारतीय अधिनियम एक्ट और तथ्य आधारित प्रश्न जो पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन से अधिनियम है, एक्ट है या कोई तथ्य है पर्यावरण के संबंध में, वो क्लासिफिकेशन आपको करके जाना है। तो देखिए प्रश्न कैसे पूछे गए थे, समझिए। यहाँ पर भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ठीक है, तो जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था ये पूछ लिया गया था। रेड डेटा बुक में किसके आंकड़े सम्मिलित किए जाते हैं? ठीक, ये पूछा था, जस्ट 2019 का ही प्रश्न है ये। ठीक है, आगे देखिए, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? ये शब्द है, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है क्या? तो चलिए आगे बढ़े। अब आ जाते हैं हम सबसे बोलना चाहिए फेमस, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, स्टैटिक का पोर्शन, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, भारतीय इतिहास में अब आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, ये मैं आपको बताने वाला हूं, तो सुनते जाइए। किस पे पीएससी ज्यादा फोकस करता है भारतीय इतिहास में, है ना, ये देखने वाले। तो देखिए, प्रमुख पदाधिकारी, शासन, न्याय व्यवस्था पर आधारित प्रश्न, पूरा क्लासिफिकेशन टॉपिक मैंने लिखा हुआ है कि कौन से टॉपिक पे फोकस किया सीजीपीएससी ने। तो देखिए, प्रमुख पदाधिकारी, शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, ये कौन सा इतिहास से संबंधित होगा? प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित होगा। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित होगा। तो देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे, मतलब कौन सा न्यायालय अस्तित्व में थे, ये आपको बताना था चुनकर कि ये न्यायालय उपस्थित थे मौर्यकाल न्याय व्यवस्था में। शिवाजी के अष्ट प्रधान के बारे में भी पूछ लिया गया था, शिवाजी के अष्ट प्रधान के बारे में भी पूछ लिया गया था। ठीक, 9 रत्नों के बारे में पूछ लिया जाता है। देवराय के समय जो उनके पदाधिकारी थे उनके बारे में पूछ लिया जाता है। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इस प्रकार के प्रश्न आपको करके जाने हैं। जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं ना, अष्ट प्रधान हो गए, अष्ट दिग्गज हो गए, 9 रत्न हो गए, ये सारे आपको पदाधिकारी करके जाने हैं। जैसे अकबर के समय भी फेमस थे, टोडरमल, ये सारे। ठीक है,
तो ये सारी चीजें आपको करके जानी है, ये सारे पदाधिकारियों के बारे में करना है। विजयनगर साम्राज्य में देवराय के समय में थी, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल करके जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वाला, ठीक है। जनरली प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है ये। आगे देखिए, किसी वंश या राज्य की राजधानी के संबंध में प्रश्न पूछे जाते थे। हालांकि ये ट्रेंड जो है वो पुराना हो चुका है, 2014-13 की आसपास की बात है ये, लेकिन फिर भी आप करके जाइएगा। जैसे आप प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की बात करें, ज्यादातर ये प्राचीन इतिहास के संबंध में पूछे जाते हैं। किसी वंश या राज्य की राजधानी, ठीक, लिखा हुआ है। जैसे पूछ लिया गया था बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी, तो जितने भी वंश होते हैं ना, इनकी राजधानी क्या थी, ये आप अलग से सूची बना लीजिए और इसको एक बार पढ़ के देख के जरूर जाइएगा। 2014 में पूछा गया प्रश्न था। ऐसे और भी प्रश्न पूछे गए हैं। मैं यहाँ पर जो प्रश्न है उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ, टॉपिक पे फोकस कर रहा हूँ कि किस टॉपिक पे पीएससी प्रश्न उठाता है, ठीक है। तो इस कारण एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिख दिया बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी। आगे देखिए, 1857 की क्रांति को आपको करके जाना है और इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, नायक और उनके कार्य क्षेत्र, ठीक। जैसे अगर मैं बात करूं कि नाना साहब की बोलना चाहिए उनके कार्य क्षेत्र कौन से थे, ठीक। रानी लक्ष्मीबाई के कार्य क्षेत्र कौन से थे, ये सारी चीजें। बहादुर शाह जफर है, उनके कार्य क्षेत्र कौन से थे, ये इस पे आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें 1857 की क्रांति के संबंध में। तो लिखा हुआ है 1857 की क्रांति के संबंध में नायक और उनके कार्य क्षेत्र कौन कौन से थे, ठीक। आगे देखिए, आधुनिक भारत के संबंध में प्रमुख घटना, दिन, संबंधित व्यक्तित्व और घटनाक्रम का परिणाम क्या था, इसके संबंध में आपको प्रश्न करके जाना है। मतलब आधुनिक इतिहास को तो खैर आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा भारतीय इतिहास के संबंध में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आप तो देखिए यहाँ पर, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्न कार्यक्रम प्रारंभ किए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। बाइकॉट, स्वदेशी का उपयोग, असहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना था कि बंगाल विभाजन के समय इनमें से कौन कौन से गतिविधियां हुई थी। तो एक चीज है यहाँ पर असहयोग नहीं था, बाकी सारी चीजें थी, राष्ट्रीय शिक्षा, बाइकॉट करना और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, ठीक है। ये सारी गतिविधियां हुई थी बंगाल विभाजन के समय। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए ये ऑप्शन 4 ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, इसमें से कौन कौन सा सही है ये आपको चुनना था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय इतिहास के संबंध में ही है, ठीक। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान से पारित किया गया था, 2015 में। तो एक तरीके से ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, प्रमुख घटना के अंतर्गत आ रहे हैं, प्रमुख दिन के अंतर्गत आ रहे हैं, संबंधित व्यक्तित्व के अंतर्गत आ रहे हैं और घटनाक्रम परिणाम के अंतर्गत। ये घटनाक्रम परिणाम के अंतर्गत है ये पहला प्रश्न, ठीक है। ये पूरा क्लासिफिकेशन समझिए आप। चलिए विनय पत्रिका के रचयिता, एक्चुअली ये विनय पत्रिका के रचयिता के तौर पे आपका ये क्लासिफिकेशन इसके अंतर्गत आना था, किसी लेखक या कवि की रचना के अंतर्गत, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन इसके अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखिए, किसी शासक के संबंध में विशेष जानकारी या निर्माण कार्य। किसी शासक के द्वारा कोई विशेष जानकारी है, जैसे अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य की, तो कौन से शासक जो है चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे, किन्होंने क्या निर्माण करवाया, ठीक। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया, अकबर का क्या कंस्ट्रक्शन किया, क्या महत्वपूर्ण उसके स्थापत्य कला थे उसके संबंध में, शाहजहां ने क्या निर्माण करवाया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो आपको करके जाना है, एक लिस्ट बना के रखनी है। और किसी शासक के संबंध में विशेष जानकारी के तौर पे देखिए एक प्रश्न कैसा था, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उस समय की बात कर रहे हैं, चोल साम्राज्य की बात कर रहे हैं, उस समय जल सेना की बात कर रहे हैं, तो विशिष्ट बात है ही। कौन से शासक श्रीलंका की यात्रा पर गए थे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य, माफ कीजिए, अशोक के द्वारा किनको श्रीलंका भेजा गया था, ये भी पूछा गया था। जैसे उनके पुत्र पुत्री थे अशोक के, तो किनको किसको उन्होंने श्रीलंका भेजा था, ऐसा भी प्रश्न आया हुआ था। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। शेरशाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा किसने बनाया, ये सारे प्रश्न पूछ लिए गए थे मैच द कॉलम के रूप में 2017 में, ठीक है। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, ये वर्ष 2018 में पूछ लिया गया था। तो किसके अंतर्गत आ रहा है, किसी शासक के संबंध में विशेष जानकारी, निर्माण कार्य के संबंध में। उदाहरण के तौर पर ये सारे प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है। क्या क्या करना है, किसी शासक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो आपको ध्यान में रखनी है,
जब आप वो सीक्वेंस में पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, आपको किस शासक के द्वारा क्या निर्माण कार्य, क्या स्थापत्य कला का निर्माण करवाया गया, वो आपको एक लिस्ट बना के रख लेनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, एक और, किस मुगल शासक ने सड़क ए आजम सड़क बनवाई थी? ठीक है ना, 2018 में ही पूछा गया प्रश्न था। तो ये ट्रेंड अभी भी है, ये पुराना ट्रेंड नहीं हुआ, ये ट्रेंड पुराना नहीं हुआ है। आगे देखिए, किसी शासक के उपनाम या उपाधि से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे अता अली खां किसका नाम था 2014 में, वैसे ही अन्य प्रकार के प्रश्न भी उपाधि और उपनाम से पूछा गया है। ठीक है। जैसे सेंड्रो कोड, एंड्रो कोड किसे कहते हैं? ठीक, ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। प्राचीन काल की बात करें, मौर्य काल की बात करें, ठीक, तो इस प्रकार के उपनाम हो गए, उपाधि हो गई, उसको आपको करके जाना है। आगे देखिए, किसी शासक, लेखक, कवि की रचना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वर्ष हमको ये चीज देखने को मिलती है, हर वर्ष कंसिस्टेंटली, कि किसी भी कवि की रचना या किसी शासक के द्वारा रचना की गई है, या किसी के द्वारा आत्मकथा लिखी गई है, या किसी के बारे में उसकी जीवनी लिखी गई है, यहां से प्रश्न डेफिनेटली पूछते हैं। तो इसकी लिस्ट आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए, बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी लिस्ट। ठीक है, कोई भी बुक अगर आप इतिहास की खरीदेंगे तो उसमें ये लिस्ट दी हुई होती है, और नहीं दी हुई है तो उसको प्लीज आप संकलन करके रख लीजिए, बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हर वर्ष कंसिस्टेंटली पूछा जाता है प्रश्न। तो देखिए, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? पूछ लिया गया था गुलबदन बेगम, शाहजहां, अब्दुल हमीद या इनायत खां। इसमें से पूछ लिया गया था कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है, 2015 में पूछा गया प्रश्न। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? 2016 में पूछ लिया गया था। देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी, 2017 में पूछ लिया गया था। और ऊपर जैसे कि प्रश्न लिखा था कि विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी, ये पूछ लिया गया था, तुलसीदास के द्वारा आंसर था इसका। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके कवि उनकी रचनाएं, लेखक उनकी रचनाएं, किसी शासक की भी जो रचना है, उनकी आत्मकथा है, या किसी और के द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी है, वो सारी चीजें आपको लिख कर रखनी है, जो महत्वपूर्ण है। कोई एकदम डेप्थ में नहीं गया, ये काफी बेसिक है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए आगे कंटिन्यू और है, दारा शिकोह की रचना कौन सी है, ये पूछ लिया गया था। ठीक है, दारा शिकोह की रचना कौन सी है, ये पूछा गया था 2017 में। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? 2019 में ये पूछ लिया गया था। मतलब कवि से ही संबंधित प्रश्न है ना, मतलब कवि से संबंधित प्रश्न इसके अंतर्गत मैंने रख लिया है। ठीक, तो कवि के बारे में भी ध्यान में रखना है आपको, या कोई आपके बोलना चाहिए फिलोसोफर है, ठीक है, जैसे नागार्जुन है, ठीक है, वो किसके दरबार में थे, ये सारी चीजें जो है ये आपको बिल्कुल करके जाना ही है आपको दोस्तों। ठीक है, दार्शनिक जो थे, कोई यात्री जो आए थे, किसके दरबार में थे, कौन से कवि किसके दरबार में थे, ये सारे इसी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत है, और उसको आपको बिल्कुल करके जाना है। तो श्रीनाथ किसके दरबार में थे, किस शासक के दरबार में थे, 2019 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, किसान आंदोलन, जनजाति विद्रोह, अन्य विद्रोह, कंपलसरी, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी कवि के संबंध में या कवि की रचना के संबंध में महत्वपूर्ण टॉपिक है, वैसे ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह या अन्य विद्रोह के बारे में पूछा जाता है। जैसे जतरा उराव का विद्रोह की बात करें हम, ठीक है, बिरसा मुंडा के विद्रोह की बात करें हम, तो ये सारे जो है भारतीय सामान्य अध्ययन के संबंध में जो विद्रोह हुए, इतिहास के संबंध में विद्रोह हुए हैं, उससे उस पे आधारित है। छत्तीसगढ़ का तो हम पूरा पढ़ते ही हैं, जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, जनजाति विद्रोह हुए, तो पूरा छत्तीसगढ़ में हम पढ़ते ही हैं। भारत में भी कंपलसरली हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए, ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण है, खैर मैं इस पे आऊंगा थोड़ी देर बाद। संथाल विद्रोह, नील क्रांति, बिरसा मुंडा उठाओ, वर्ष 2017 में पूछे गए प्रश्न थे। तो देखिए इतने सारे विद्रोह कवर कर दिया है, संथाल, नील क्रांति, बिरसा मुंडा, जतरा उराव विद्रोह और वेलोर का विद्रोह। ऐसे ही आपको बहुत सारे विद्रोह ऑलरेडी सूची मिल जाएगी, आपको सिर्फ उसको पढ़ना है मार करके। और अगर आप इस समय में लिखते भी हैं इतना, तो कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपको याद भी होगा लिखने में। बस मेरा कहना यह है, ये सारे टॉपिक आपको कवर करके जाने हैं। आगे देखें, प्रमुख युद्ध, उसके कौन से दिन हुआ था वो युद्ध, और किनके मध्य लड़ा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रेंड हो चुका है पुराना, लेकिन अभी भी प्रश्न आते हैं इससे, तो इसको तो करके जाना ही है। जैसे चौसा का युद्ध हो गया, कन्नौज का युद्ध हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, ठीक है, तराइन का युद्ध हो गया, बहुत सारे युद्ध जो है इतिहास में हुए हैं, वो आपको करके जाना है। ठीक, एक उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है इसको, तो ये टॉपिक भी आपको करके जाना है। मुख्य तौर पे मेरा यहाँ पर उद्देश्य है टॉपिक पे फोकस करना, टॉपिक पे फोकस करना कि कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाने ही है, और जितना समय बचा हुआ है उस
बचे हुए समय में भी ये सारे टॉपिक आप अगर कवर करके जाएं तो बिल्कुल एक चांस बन सकता है, आपके सेलेक्ट होने का चांस बन सकता है। ठीक है, मतलब जो साल भर से पढ़ाई कर रहे हैं उनका तो सवाल ही नहीं है, वो सारे टॉपिक इन कवर करके बैठे होंगे वो। लेकिन ऐसे छात्र जो एक तरीके से बोलना चाहिए कि स्थिति ऐसी है कि क्या करें पता नहीं, तो ये स्थिति से बचने के लिए आखिरी टाइम पे चेक लिस्ट बना रहा हूं मैं आपके लिए, और इसी चेक लिस्ट को आपको टिक करके जाना है कि हाँ ये हो गया है। ठीक, तो ये स्थिति बन सकती है बिल्कुल कि आपका सिलेक्शन हो जाए प्रीमियम, है ना। देखिए आगे, महत्वपूर्ण सभा, सोसाइटी, एसोसिएशन, पत्र पत्रिका, मुख्यतः सामाजिक धार्मिक सुधार आधुनिक भारत के संबंध में। ठीक, तो ये देखिए महत्वपूर्ण सभा जो है, सोसाइटी, एसोसिएशन, मतलब ये मध्यकालीन धार्मिक सुधार के अंतर्गत भी आ जाएगा और आधुनिक धार्मिक सुधार के अंतर्गत भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब वो मध्यकालीन सुधार के तौर पे देखा जाता है तो उसको मध्यकालीन धार्मिक सुधार कहा जाता है, लेकिन आधुनिक भारत के अंतर्गत, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जो सुधार कार्य देखते हैं तो उसको हम आधुनिक सामाजिक सुधार के तौर पे पढ़ते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय हो गया, दयानंद सरस्वती जी हो गए, ये सारे जो है ये आधुनिक भारत के अंतर्गत आ जाते हैं। और मध्यकालीन धार्मिक सुधार का एक पूरा टॉपिक है, ठीक है, जिसमें तुलसीदास, मीराबाई ये सारे आते हैं, उसको भी आप करके जाइएगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछ लिए गए थे। अनुशीलन समिति, नौजवान सभा, युगांतर, ये सारी समितियों का गठन किसने किया था, ये प्रश्न पूछा था 2016 में। दशरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी, वर्ष 2018 पीएससी में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, ये सारे ये टॉपिक पे फोकस करिए आप, ये टॉपिक पे फोकस करिए आप, ठीक है ना। ये सारे करना है कि जितने भी एसोसिएशन होते हैं, ठीक, सोसाइटीज होती है, महत्वपूर्ण सभाएं होती है, ये जितने भी पत्र पत्रिका होते हैं आधुनिक इतिहास के संबंध में, ये सारा किससे संबंधित है, आधुनिक इतिहास से संबंधित है, ये आपको करके जाना है। ठीक, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था, 2018 में पूछा गया प्रश्न। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, 2018 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए, बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, आधुनिक भारत के संबंध में बात कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत सारी एसोसिएशन का निर्माण किया था, पत्र पत्रिकाओं का बोलना चाहिए प्रकाशन किया था। ये सारी चीजें आपको करके जानी है। ठीक है, मिल जाता है, बहुत बड़े आसानी से मिल जाता है, पूरा लिस्ट मिल जाती है आपको। महत्वपूर्ण समझौता सम्मेलन क्या हुआ था भारतीय इतिहास में, उसके संबंध में, जैसे लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता, शिमला समझौता, पूना समझौता, लियाकत अली भूला भाई देसाई समझौता, फरवरी 2028 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं पीएससी के द्वारा, सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं पीएससी के द्वारा। टॉपिक क्या, महत्वपूर्ण समझौता सम्मेलन जो इतिहास में हुआ हो। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास के संबंध में देखिए, आपको देखिए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता तो करनी ही है, ठीक है, उसके संबंध में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कौन से साइट की खोज किसके द्वारा की गई थी, साथ ही साथ दूसरा कि कहां से क्या विशेषता प्राप्त हुई है, कौन से नगर से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है उनके संबंध में महत्वपूर्ण बातें, ये आपको कवर करके जाना है, वो तो है ही। तो प्राचीन इतिहास के संबंध में और आपको धर्म विशेष से भी प्रश्न आपको करने हैं। जैसे अगर हम बात करें वैदिक काल की, वैदिक काल के संबंध में आपको वेद करना है, उपनिषद करना है, वेदांग करने हैं, ये सारे आपको करके जाने हैं, प्रश्न पूछा जाता है कंपल्सरली। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है वैदिक काल, वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप इसको अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करके जाइएगा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे एक प्रश्न के तौर पर उदाहरण लेते हैं हम लोग, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन कहां से लिया गया है, वर्ष 2016 का प्रश्न था कि पुराण से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, वेदों से लिया गया है, कहां से लिया गया है, ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, अब ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत विभिन्न अधिनियम, गवर्नर जनरल, वायसराय और उनके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, इसको भी आपको करना है। कौन कौन से विद्रोह हुए, ये भी आपको करना है। महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण निर्णय, इनके समय में कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन से विद्रोह हुए, ये सारे आप करके जाइएगा, ये सारे आप करके जाइएगा। ठीक है, किसके संबंध में बात कर रहा हूं कि जितने भी अधिनियम आए थे, गवर्नर जनरल कौन थे, वायसराय कौन थे, ये सारा आपको एक लिस्ट बना के जाना है, शुरू से लेकर, पूरा शुरू से लेकर 1773 की अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की, वहां से शुरू करना है आपको पूरा,
कौन कौन से गवर्नर जनरल बीच में आता है और कौन से महत्वपूर्ण कार्य किया ये। ठीक, चलिए उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो देखिए प्रश्न कैसा पूछा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 2017 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट और बहुत सारे 3 चार्टर एक्ट आते हैं, फिर परिषद अधिनियम आते हैं। ये सारे अधिनियम आपको करके जाने एग्जाम में। ये जो आपका टॉपिक है अधिनियम और एक्ट भारतीय संविधान के अंतर्गत भी आता है, तो आप इतिहास के अंतर्गत पढ़ लीजिए या संविधान के अंतर्गत पढ़ लीजिए, एक ही मतलब है। ठीक है, चीजें चेंज नहीं होगी, फैक्ट चेंज नहीं होगा। आगे देखें, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? 2018 का पूछा गया प्रश्न है ये। किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया? मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि कैसे पूछ लिया जाता है प्रश्न, तो वो बिल्कुल आपको करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भारतीय आधुनिक इतिहास के संबंध में। चलिए देखें आगे। धर्म विशेष प्रश्न की अगर बात करें, जैसे कि मैंने पहले बताया, महाभारत काल से प्रश्न हो जाता है, रामायण काल से प्रश्न हो जाता है। ज्यादातर देखिए महाभारत को फोकस करता है ये। ठीक है, महाभारत को फोकस करता है, गीता को फोकस करता है। ठीक है, गीता का सार पूछता है, गीता का सिद्धांत पूछता है, महाभारत को फोकस करता है, रामायण काल को भी थोड़ा आप बेसिक देख के जाइएगा बिल्कुल। हदीस क्या है पूछ लिया गया था एक बार। ठीक है, हदीस क्या है पूछ लिया गया था, मुस्लिम धर्म से संबंधित। ठीक, जो भी नियम कानून होते हैं उनके, तो उनका ग्रंथ है, मुस्लिम ग्रंथ है हदीस। ठीक, सिख धर्म के बारे में आपको जानकारी चाहिए, मुस्लिम धर्म के बारे में आपको बेसिक जानकारी जाननी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान के संबंध में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है तो देख लीजिएगा। फिजिक्स की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है ना, फिजिक्स की पहली बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर वर्ष पूछा गया है, विद्युत और चुंबकत्व से। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बात करूं तो विद्युत और चुंबकत्व वाला चैप्टर नहीं छोड़ा है, खासकर ये जो विद्युत वाला चैप्टर है इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप एमसीक्यू कर सकते तो एमसीक्यू कर लीजिए, पढ़ सकते हैं तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक, कुछ बेसिक जानकारी इसमें पूछी जाती है। जैसे देखिए, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का जो आवरण युक्त तार होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, वो क्या कहलाता है? फ्यूज तार होता है या रेगुलर वायर होता है? ये सारी चीजें 4 ऑप्शन में दी हुई थी 2014, और एक ऑप्शन नोटा तो होता था उस समय। विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये वर्ष 2015 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो बेसिक इसमें तो फॉर्मूला आपको लगाना है, छोटा सा फॉर्मूला होता है, 2-3 फॉर्मूले यूज कर कीजिए, बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल पूछ दिया गया था, हालांकि बहुत ही इजी था। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर भी विद्युत शक्ति और यहाँ पर बल्ब शक्ति, मतलब वही शक्ति के बारे में पूछा गया प्रश्न था। 220 वोल्ट जनरेटर से बल्ब जुड़ा है और धारा अगर 0.5 एम्पियर है तो बल्ब शक्ति कितनी होगी? 2016 का प्रश्न। तो ये विद्युत आपको बिल्कुल करके जाना है, ऐसा नहीं है कि 17, 18, 19 में प्रश्न नहीं आया। मैंने सारे प्रश्न यहाँ पर नहीं लिए हुए हैं, यहाँ पर आपको उस टॉपिक के संबंध में उदाहरण देने के लिए वो प्रश्न मैंने लिए हुए हैं, आपको ये चीज समझिएगा। ठीक, प्रश्न इससे और अधिक उस टॉपिक के संबंध में आए हुए हो सकते हैं। ज्यादातर प्रश्न लेने की मैंने कोशिश की है यहाँ पर, लेकिन जैसे कि मैंने कहा मेरा फोकस आपको टॉपिक से अवगत कराना है कि किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है। आगे देखें, प्रकाश, यहाँ पर क्या होगा? प्रकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे कि सभी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वही सारे टॉपिक लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रकाश से रिलेटेड प्रश्न है। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? कौन से लेंस का? अवतल लेंस, उत्तल लेंस या दर्पण? उत्तल, अवतल, दर्पण, ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया था। तो प्रकाश के अंतर्गत वो सारे दर्पण भी आ जाते हैं। अब एक और चीज, आंख आपको बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है या फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है, तो आप किसी के अंतर्गत भी रख के पढ़ लीजिए, पढ़ना तो है ही आंख के बारे में कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक, आइरिस क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, ये सारे आंख की जो संरचना है वो आपको पढ़नी है। आप उसे चाहे प्रकाश के अंतर्गत रखें या बायोलॉजी के अंतर्गत रखें, वो आप पे निर्भर करता है। ठीक, तो आंख जब पढ़ेंगे तो उसमें फिर पूरे लेंस हम पढ़ेंगे, मायोपिया पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, मतलब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो चाल और दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2018 का प्रश्न, बेसिक है। जब आप प्रकाश पढ़ते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट शुरू में ही होते हैं, मिल जाते हैं आपको। अगला जो फिजिक्स में पूछा गया प्रश्न था वो था एसआई मात्रक, ऊर्जा, शक्ति और दबाव के संबंध में, बोल सकते हैं हल्का हल्का मैकेनिकल पोर्शन। ठीक है, पास्कल किसका मात्रक है? पूछा गया था 2015 में, पास्कल। ठीक है, न्यूटन की गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? 2019 का प्रश्न। ठीक है,
चलिए, तो ये मात्रक, ऊर्जा, शक्ति, ये दबाव, ये सारी चीजें आपको ध्यान में, उसका मात्रक ध्यान में होना चाहिए। जैसे ऊर्जा की बात करें, शक्ति की बात करें, शक्ति की यूनिट होती है वॉट, ऊर्जा की यूनिट होती है जूल, दबाव की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दबाव, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो फिजिक्स में इतना हो गया क्या, तो बेसिक आपको ये विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश पे ही तो फोकस करना है ज्यादा, और मात्रक पर फोकस कर लेना है। ठीक, केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में डायरेक्ट मैंने सारे प्रश्न ले लिए, उदाहरण के तौर पे गिने चुने प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप देखिएगा, प्रश्न इस पे देखिएगा कि कैसे पूछे गए थे। उस विलियन का पीएच मान जो लाल लिटमस को नीला कर देता है कितना होगा। तो उसका पीएच मान दे दिया गया था 4 ऑप्शन में, और 5 ऑप्शन नोटा था। तो बताना था ऐसा विलियन जो लाल लिटमस को नीला कर दे, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो लिटमस पेपर है, अगर वो लाल से नीला हो जाता है तो मतलब जो लाल से नीला कर रहा है वो क्षार है, और अगर नीले लिटमस को कोई लाल कर देता है तो वो अम्ल है। तो बेसिकली अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, और जो क्षार होता है उसका 7 से ज्यादा होता है। उदासीन विलियन का 7 होता है। तो यहाँ पर बड़े आसानी से आप बता देते हैं जो भी पीएच मान आपको, फिलहाल तो लाल लिटमस नीला हो रहा है तो मतलब यहाँ पर क्षार है, मतलब जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो आंसर हो जाता। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट वाइज ध्यान में रखें। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है, मतलब कौन से केमिकल का प्रयोग होता है। 2014 में पूछा गया प्रश्न। सिंदूर का रासायनिक नाम, एक चीज देखिए, महत्वपूर्ण यौगिक, उनके रासायनिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र, ये आप बिल्कुल करके जाइएगा। केमिस्ट्री में ऑलरेडी सीजीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको ये वीडियो आसानी से मिल जाएगा। सारे कंपाउंड को, सारे यौगिकों को मैंने कवर किया है, उस यौगिक का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम पूरा मैंने बताया हुआ है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा आपको आसानी से। ठीक है, तो वो बिल्कुल करके जाना एग्जाम टाइम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है ना, किसी भी यौगिक का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, ये बिल्कुल आपको करके जाना है। ठीक, जल गैस का सूत्र क्या है ये पूछ लिया गया था, वाटर गैस जैसे कह रहे हैं। एंटासिड क्या होता है पूछ लिया था। तो एंटासिड क्या होता है, जब देखिए एसिडिटी होती है तो उसको दबाने के लिए हम एंटासिड खाते हैं। ठीक है, जो टेबलेट होती है जेलोसेल, वो एंटासिड होता है हमारा। तो बता दीजिए वो क्या है, 2016 में पूछा गया प्रश्न था। संक्षारण का उदाहरण कौन सा है पूछ लिया गया था। जैसे सिल्वर होता है, चांदी होती है, उस पर काले रंग की परत जम जाना, तांबे पे जो परत जम जाना, वो ये सारे बताने थे कि कौन सा संक्षारण का उदाहरण है निम्नलिखित में से। ठीक, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, अब ये जो बेकिंग सोडा है इसको अलग ही लगाओ है सीजीपीएससी को। बेकिंग सोडा से मतलब सोडा से, बेकिंग सोडा हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, ये तो बिल्कुल हमको करके जाना है, बहुत ही बेसिक है। तो ये जो बेकिंग सोडा की बात करें ना, अलग ही लगाव है सीजीपीएससी को, बार बार पूछता है। जैसे एक बार 2016 में पूछा, 2018 में पूछा, और भी पूछ चुका है बहुत बार। ठीक, किस उद्योग में चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग आंसर हो जाता, सीधी बात है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, 2019 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, आगे देखिए, बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी में क्या क्या आपको टॉपिक कवर करना है। तो आंख की संरचना, जैसे कि मैंने कहा, आंख की संरचना, हार्मोन्स, हार्मोन से प्रश्न कर लीजिएगा कि कौन कौन से मानव हार्मोन जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं, कौन कौन से पौधे वृद्धि के लिए जो हार्मोन्स होते हैं, मतलब पौध वृद्धि हार्मोन जैसे कहते हैं, उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, तो आंख की संरचना से देखिए प्रश्न कैसा पूछा गया था कि आंख की लेंस के फोकल दूरी को किसके कार्य से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, मनुष्य की आंखों में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब उल्टा बनता है, सीधा बनता है, भासी बनता है, ये सारी चीजें हैं। दूसरा, अभिनेत्र लेंस के द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा 2015 में, और मायोपिया को कैसे ठीक किया जा सकता है, मतलब या तो आप अवतल लगाएंगे या उत्तल लेंस लगाएंगे या दर्पण लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये पूछ लिया गया था 2016 में। तो ये आंखों से रिलेटेड पूरा प्रश्न है। ठीक, हार्मोन से रिलेटेड, जैसा कि मैंने कहा, मानव हार्मोन्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं मानव में और कहां से स्रावित होते हैं। ठीक है, ये आप कवर करेंगे। दूसरी चीज, पौधों से संबंधित जो हार्मोन्स होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे पूछ लिया गया था प्रश्न 2014 में, पौध वृद्धि हार्मोन्स निम्नलिखित में से कौन सा है। आगे देखते हैं, अन्य में बायोलॉजी में अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण से पूछा गया प्रश्न था। एक मेजर टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, पूरा आपको देखना है। पत्तियों की पूरी संरचना देखी है, पर्ण, हरित वगैरह सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है, हरित लवक क्या होता है, ये सारी चीजें कवर करनी है प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत। रासायनिक सूत्र भी देख लीजिएगा इसका। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, ये पूछ लिया गया था। राइजोबियम है, नील हरित शैवाल है, एजोला है, ये सारी चीजें, मतलब ये जो आपका टॉपिक है ना जैव उर्वरक, ये पूरा एक अलग से टॉपिक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैव उर्वरक,
ठीक है, इसको करके जाइएगा, ये आपको आसानी से एक अलग चैप्टर मिल जाएगा पूरा। अब घटना चक्र भी लेते हैं तो उसमें जैव उर्वरक का एक अलग चैप्टर है, उसको करके जाइएगा। ठीक, चलिए आगे देखें। तो वो अगला ऑप्शन जैसे कि मैंने कहा एजोला और उपरोक्त में से सभी। गुणसूत्र आपको करके जाने हैं, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र क्या होता है ये आपको जानना है। और गुणसूत्र की संख्या आयु के साथ बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, वजन के साथ बढ़ती है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो स्थिर रहती है किसी प्रजाति में, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो टॉपिक कवर करवाए गए हैं आजाद सीजीपीएससी एकेडमी चैनल पर तरुण सर के द्वारा बायोलॉजी में कवर करवा दिए गए हैं, तो उसको वीडियो को आप देख लीजिएगा बायोलॉजी के, ठीक है। तो जो जो चीजें महत्वपूर्ण है वो सर के द्वारा पढ़ा दिया गया था। बायोलॉजी में एक चीज और आपको कवर करना है, ध्यान रखिएगा, कौन सा रोग और उसका कारण क्या है, रोग और उसके कारण, ठीक है, कि किसके कारण होता है। साथ ही साथ विटामिन और उसके स्रोत, मतलब किस विटामिन की कमी से क्या रोग होता है और उसको क्या चीज खाना चाहिए जिससे वो रोग दूर हो जाए, ये आपको करना है। तो देखिए दो अलग अलग टॉपिक है, रोग और उसके कारण, मतलब किस धातु की वजह से कौन सा रोग होता है वो अलग टॉपिक है, विटामिन की वजह से क्या रोग होता है और उसके कैसे निवारण किया सकता है वो अलग टॉपिक है। दोनों आपको अलग से ऐड कर लेना है, ठीक है, बायोलॉजी वाले टॉपिक में। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हम बात कर लेंगे भारतीय भूगोल की, ठीक है। तो भारतीय भूगोल की अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा प्राकृतिक प्रदेश या प्राकृतिक विभाजन। जैसे पूरे भारत की भूमि को अगर हम क्लासिफाई करें तो उत्तर हिमालय क्षेत्र, फिर आएगा मैदानी क्षेत्र नीचे, फिर आएगा प्रायद्वीपीय भाग, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, ठीक है, और द्वीप समूह। ये पूरा क्लासिफिकेशन होता है, इसके अंतर्गत आपको सारी बातें पढ़नी है, खासकर हिमालय के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, ठीक है। तो प्राकृतिक विभाजन में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे तो देखिएगा, मुख्य रूप से प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत पहाड़ियों से हर वर्ष प्रश्न पूछा गया है, पहाड़ियों से हर वर्ष प्रश्न पूछा गया। तो देखिए महादेव की पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का भाग है 2015, रामगिरी की पहाड़ियां किसका भाग है 2015, ठीक, मतलब कौन सी पर्वत श्रेणी, कोई पर्वत श्रेणी जिसका स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे महादेव की पहाड़ी किस मुख्य पर्वत श्रेणी का भाग है, जैसे सतपुड़ा या विंध्य या अरावली या हिमालय, किसकी प्रसिद्ध चोटी है ये, ऐसा प्रश्न, ठीक। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राचीनतम है 2016 में पूछा गया था, ठीक है। तो हमको पता है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है भारत में। कोड़ाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है, ठीक, कोड़ाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है 2017। तो कोड़ाई कनाल जो है एक तरीके से बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है ना, टूरिस्ट प्लेस है कोड़ाई कनाल, तो प्रसिद्ध है, तो दक्षिण भारत में पाई जाती है, ठीक है ना, दक्षिण भारत में है ये। तो दक्षिण भारत की भी आपकी पर्वत श्रेणी आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो सतपुड़ा, विंध्य, हिमालय तो करना ही है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अरावली, ये सारे आपको करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी प्रसिद्ध चोटियों के नाम। आगे देखिए, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, भारत का सबसे कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। भौगोलिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने क्लासिफिकेशन बताया, उत्तरी हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा का मैदान, दूसरा पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तो इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा प्राचीन है ये पूछ लिया था। तो सबसे प्राचीनतम क्षेत्र भारत में है ना प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, ये ध्यान रखें। कौन सी श्रेणी नवीनतम है, कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है, तो हिमालय, आंसर क्या आएगा, हिमालय सबसे नवीनतम श्रेणी है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, ये पूछ लिया गया था। चेरापूंजी कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए पर्वत श्रेणी में ना जो उत्तर पूर्व के पर्वत श्रेणी है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी चीजें जो है ना पर्वत श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, इसी के अंतर्गत मैंने शामिल कर लिया है इसको, तो आप ध्यान रखिएगा, 2019 में पूछा गया प्रश्न, ठीक, ये सारे एग्जाम्पल। तो मतलब यहाँ पर देखिए अभ्यारण्य या राष्ट्रीय पार्क याद रखिए, अभ्यारण्य तो बहुत सारे हैं, तो राष्ट्रीय पार्क आप बेसिकली देख लीजिए, सबसे नया कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये आप देखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, और देखिए अन्य कौन कौन से प्रश्न भारत भूगोल के अंतर्गत या अन्य कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, इस पर देखिए। आपको एक टॉपिक कवर करना है जनसंख्या, ठीक, जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है इंडियन ज्योग्राफी में। जैसे भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है 2016, भारत में कितने जिले हैं, ये सब जनसंख्या के अंतर्गत आएंगे प्रश्न, ठीक है। और देखिए लाइन से देखते हैं, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना, तो ये ऊर्जा स्टेशन आप विविध के अंतर्गत भी क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको करके जाइएगा, ठीक है।
न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन, तो जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, कौन सा सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कौन सा सबसे नया है, कौन सा सबसे ज्यादा कैपेसिटी का है, कहाँ कहाँ पर है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये सारी चीजें आपको जानकारी करके जानी। मतलब उद्योग, एक टॉपिक क्या, उद्योग, भारत के अंतर्गत उद्योग वाला टॉपिक दूसरा। पहले मैंने बताया जनसंख्या, दूसरा मैंने बताया उद्योग। ठीक है, उद्योग में कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, चाहे लोहा उद्योग हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछ दिया गया, वो दूसरा हो सकता है, एल्यूमिनियम उद्योग हो सकता है, कुछ भी जो महत्वपूर्ण है वो देखिएगा, उद्योग करके जाइएगा। अगला कृषि करके जाइएगा। देखिए पूछा था भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन 2014 में कितना था, ये पूछ लिया गया था। ठीक है, 2014 में नहीं, मतलब 2014 का प्रश्न है, मतलब पिछले वर्ष का पूछा गया था ये। ठीक है, तो चावल का औसत उत्पादन पूछा गया था प्रति हेक्टेयर, भारत में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ का नहीं है ये। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है, तो बांध और परियोजनाएं, मतलब नदी तो आप पढ़ेंगे ही, भारत के अंतर्गत नदियों को पढ़ना ही है, उसके अंतर्गत आने वाले बांध और नदी परियोजना, ये भी आपको टॉपिक कवर करना है। तो देखिए क्या क्या हो गया, जनसंख्या, उद्योग, ठीक, नदी, बांध, परियोजना, उसके बाद आपका कृषि। आगे देखिए जल मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रश्न नहीं पूछा है, जल मार्ग से बार बार प्रश्न पूछा है। जैसे कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग कोट्टापुरम कोल्लम को जोड़ता है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक कौन सा था ये बताना था। राष्ट्रीय जल क्रमांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक, एक बार और ऐसा प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 1 कहां से कहां तक है, तो ये जो आपका जल मार्ग है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में भी कुछ बातें आप करके जा सकते हैं, जैसे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ी बेसिक बेसिक आप बिल्कुल देख के जाइएगा। नदियां, जैसे कि मैंने कहा, पूछ लिया था कौन सी नदी जो है विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, तो आंसर नर्मदा नदी होता है यहाँ पर। ठीक, दूसरा जो आपको टॉपिक करके जाना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है मानसून। ये मानसून का पूरा चैप्टर आपको छत्तीसगढ़ के भूगोल में मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के भूगोल को आप देखिएगा, आजाद सीजीपीएससी एकेडमी चैनल छत्तीसगढ़ का भूगोल, उसमें मानसून के 2 वीडियो बने हुए हैं, उसको आप देखिएगा तो ये मानसून वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ का मानसून और भारत का मानसून, भैया मानसून छत्तीसगढ़ भारत के अंतर्गत ही है, तो छत्तीसगढ़ का जो मानसून होगा वही भारत का भी तो मानसून होगा। मतलब भारत का जो मानसून है मुख्य रूप से वो छत्तीसगढ़ को भी तो प्रभावित करता है। तो मानसून की 2 शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर की शाखा, पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो ये वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये अगला टॉपिक जो भूगोल से कवर करना है। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न मानसून से रिलेटेड था। आगे देखिए, ये जनजाति आधारित प्रश्न जो है ना, 2014 से 18 कंसिस्टेंटली पूछा है हर वर्ष। ठीक, कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, या तो डायरेक्ट पूछ दिया है या तो मैच द कॉलम के रूप में पूछ दिया है, करके जाना है। ठीक है ना, आगे देखिए, गोविंद वल्लभ सागर कहां पर है पूछ लिया गया था, मतलब ये बांध परियोजना के अंतर्गत आ जाएगा, 2016 में पूछा गया प्रश्न। खनिज से रिलेटेड प्रश्न है, तो खनिज भी अगला टॉपिक हो गया, आपको भारत के अंतर्गत देख के जाना है कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब कौन सा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जैसे अगर कोलार फील्ड की बात करें तो आपको पता होगा इसके मूवी भी बनी हुई है, ठीक है, केजीएफ नाम की। तो ये जो कोलार फील्ड है, गोल्ड फील्ड है, तो सोना के लिए प्रसिद्ध था। खेतड़ी की बात करें, जो प्रश्न पूछा गया था 2016 में, वो किसके लिए प्रसिद्ध था, कॉपर के लिए, तांबे के लिए प्रसिद्ध था। मलाज खंड कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, पूरे भारत में अग्रणी है, ये पूछ लिया गया था। ठीक है, पिछले ही वर्ष। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है खनिज से रिलेटेड प्रश्न। अगला टॉपिक आपको ध्यान में रखना है फसल और प्रमुख उत्पादक राज्य, कि कौन से फसल का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है। जैसे चावल की बात करें तो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, सोयाबीन का उत्पादन कहां होता है, तो सोयाबीन की बात करें तो मध्य प्रदेश। गेहूं का उत्पादन की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश। इस तरीके से कौन से फसल का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, ये भी आप करके जाइएगा। गन्ना की बात करें उत्तर प्रदेश, ठीक है। मक्का का उत्पादन होगा, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि उत्पादक राज्य और फसल। चलिए देखिए, अगला प्रश्न था कौन सी नदी घाटी में गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो आंसर होता है दामोदर घाटी। ठीक, 2017 का प्रश्न पूछा था, खनिज के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है ये। आगे देखें,
किस वर्ष भारत को जनांकी का विभाजक कहा गया है? 2017 में प्रश्न पूछा गया था। जनांकी विभाजक, ये आपको अच्छे से देख लेना है, एक बार कॉन्सेप्ट भी देख लेना है, और किस वर्ष को कहा जाता है ये आपको देख लेना। भारत की मिट्टियों से आप प्रश्न पूछ लीजिए गया, तो इसमें क्या प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी मिट्टी का सबसे सर्वाधिक वितरण है भारत के अंतर्गत, ऐसा प्रश्न पूछा गया था 2017 में। मलाज खंड, जैसे कि मैंने कहा, मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है? 2018 में पूछा गया था। किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये पूछा गया था। महाराष्ट्र है, गोवा है, ऐसा आपका 4 ऑप्शन दिया था। 2019 में पूछा गया प्रश्न। बकिंघम नहर किस तट पर आता है? 2019, मतलब नहर मतलब किसके अंतर्गत आ रहा है? बांध एवं परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, 2019 में पूछा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समसामयिक घटनाओं की बात कर लेते हैं। समसामयिक घटनाओं में देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको कवर कर लेनी है, बहुत ही इजीली आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या, एक तो आपको योजना पढ़नी है। योजना तो आपको पढ़ना है, भारत की योजना जो महत्वपूर्ण है, जो करंट में फोकस में चल रही है, ठीक है, वो योजना। जैसे जब 2014 की बात करें तो प्रधानमंत्री आए थे, और प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी, ये आपको ध्यान रखना। सागरमाला परियोजना पूछ लिया गया था, राष्ट्रीय वयोश्री योजना पूछ लिया गया था 2018 में। मतलब देखिए जिस वर्ष में जो योजना चलन में है, महत्वपूर्ण है, या शुभारंभ किया गया है जिस योजना का, वो योजना आपको देख के चले जाना है। आयुष्मान भारत के बारे में पूछ लिया गया था। मतलब बहुत सारी योजनाओं के बारे में पूछा गया, सिर्फ 3 प्रश्न नहीं है, बहुत सारे प्रश्न हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया, तो योजनाओं से देख के चली जाएगा प्रश्न, छत्तीसगढ़ की हो या भारत की हो। ठीक, आगे देखिए, आयोजन, सम्मेलन और वार्ता, जो चीज हुई हो वर्तमान में। उदाहरण के तौर पे अगर बात करूं तो 102 भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए आयोजन, सम्मेलन, वार्ता जो हो रहा है उसका आपको दिनांक ध्यान में रखना है, कहाँ हुआ था ये ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण है। 2015 में जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? अब इसको हमने उसमें भी ले लिया था, पर्यावरण वाले टॉपिक में। भारत में वैश्विक उद्यमियों का सम्मेलन 2017 में कहाँ आयोजित हुआ था? 2017 का प्रश्न है ये। तो ये सम्मेलन जितने भी होते हैं, जितने भी वार्ताएं होती है, जितनी भी बैठकें होती है, आयोजन होता है, ये कहाँ हुआ, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान में देखिए क्या क्या पूछता है। पुरस्कार और सम्मान में नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दादा साहब फाल्के, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इतने पुरस्कार तो आप कम से कम करके जाइए। ठीक, इतने पुरस्कार तो आप कम से कम कवर करके जाइए। ये भी टॉपिक आपको फोकस करना है करंट अफेयर के अंतर्गत। चलिए आगे देखें। आयोग, समिति, निकाय के प्रमुख और अध्यक्ष। तो देखिए किसके किसके प्रमुख और अध्यक्ष के बारे में प्रश्न पूछा गया था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जितने भी आयोग होते हैं मुख्य मुख्य, ठीक है, निर्वाचन आयोग कर लीजिए, निर्वाचन आयोग कर लीजिए, आपके वित्त आयोग कर लीजिए, ये सभी के, नीति आयोग हो गया, ये सभी के प्रमुख अध्यक्ष। खैर कुछ कुछ के अध्यक्ष, जैसे अगर मैं बात करूं नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री खुद होते हैं, तो उसके उपाध्यक्ष करना है, उनके सीईओ को करना है। लेकिन वैसे ही अन्य जो आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कौन है। आगे, निर्मला सीतारमण भारत में किस क्रम की महिला रक्षा मंत्री थी? इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है, तो ये आपको बेसिक ध्यान में रखना है। इसरो के चेयरमैन कौन थे? 2017 में पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक पूछ दिया गया था 2018 में। अब देखिए ये जो प्रमुख और अध्यक्ष के तौर पे ना 2018 में बड़ा दिक्कत वाला प्रश्न पूछा था। कैसे? छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ध्यान में रखना, ये ठीक है, लेकिन भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे। जैसे हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में 2018 में पूछ लिया गया था। वैसे ही 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता था? ये पूछ लिया गया था 2018 में। लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये पूछ लिया गया था 2019 में। और देश के प्रथम लोकपाल कौन है? ये पूछ लिया गया था 2019 में, पिनाकी चंद्र घोष। ये ठीक है, तो जो आपको अध्यक्ष हैं वर्तमान में सभी आयोग के, ये आप निकाय के, ये आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ कोई अगर राष्ट्रपति चुनाव जीता है कहीं पर का, जैसे बाइडेन, ये तो आपको खैर पता होना चाहिए, प्रश्न भी नहीं पूछेगा, बहुत ही कॉमन है। तो ये आप सारी चीजें ध्यान में रखिए। ये सारे प्रश्न को दिखाने का मतलब ये है कि आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक के अंतर्गत करना क्या है। आगे देखिए, खेल से रिलेटेड प्रश्न, तो भैया खेल को तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। यहाँ पर मैं अब यहाँ पर क्वेश्चन की चर्चा नहीं करूंगा। खेल के अंतर्गत आप भारत में सारी चीजें करके जाइए। छोटे से छोटे खेल, मतलब सारे खेल को करके जाइए। छोटे से छोटा खेल माफ कीजिए नहीं होता है, सारे खेल बड़े होते हैं। तो आप सभी खेल को कवर करके जाइए। जो भी खेल से रिलेटेड इवेंट हुआ हो, कहाँ हुआ है, कौन जीता है, ये सारे अपडेट आपको देखना है। तो जो भी आपके पास सोर्स होगा करंट अफेयर का, उसमें खेल वाला जो सेक्शन होगा उसको बिल्कुल पूरा करके जाना, ठीक है। तो इसमें मैं क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, सारी चीजें कवर करनी है इसके अंतर्गत। आगे देखिए, प्रमुख दिवस की सूची आपको कर लेनी है। मैंने अपने चैनल पर आपको ऑलरेडी दे दिया है प्रमुख दिवसों की सूची पूरी,
ठीक है, जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक का। तो उसको आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से दिवस पूछे जाते हैं। जैसे योग दिवस कब था, 2018 का प्रश्न था उदाहरण के तौर पे, और भी दिवस पूछ लिया गया है, तो ये दिवस की सूची आपको कर लेनी है। सूचकांक और रिपोर्ट, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, सूचकांक और रिपोर्ट। जैसे पूछेगा मानव विकास सूचकांक में प्रथम रैंक कौन सा देश का था, जरूरी नहीं है भारत को ही पूछेगा कि भारत का रैंक क्या है, प्रथम कौन है ये भी पूछ लिया जाता है किसी भी देश के बारे में, ठीक। तो पूरे सूचकांक जो होते हैं उसकी सूचियां बना के रख लीजिएगा। अगला देखिए विविध, विविध से रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये जो विविध है कभी ज्योग्राफी के अंतर्गत भी आ सकता है या किसी और भी विषय के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन इसका अलग पोर्शन मैंने बना के रखा है। देखिएगा विविध में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है, 2014 में, विविध के अंतर्गत रख लिया। समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत भी आ सकती है बातें। कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक। अब कृषि के तौर पे तो देखा कौन सा राज्य किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादक है, लेकिन पेट्रोलियम के तौर पे भी आप ध्यान में रख सकते हैं, या कोई अन्य चीज जो उत्पादित करता हो कोई राज्य विशेष, उसके संबंध में आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे हरित राजमार्ग का क्या क्या लक्ष्य है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, सारा क्रांति जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी कवर करवा दिया गया है रावण सर के द्वारा, तो देखिएगा इसको आप, ठीक है। भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान, ये बेसिकली विविध के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें जितने भी अनुसंधान संस्थान है, जैसे इसरो की बात करें, डीआरडीओ की बात करें, अन्य जितने भी संस्थान है, उनके संबंध में सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि वो कहां स्थापित है, ठीक है। भारत द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या, मतलब डिफेंस के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफेंस आपको करके जाना है, वर्तमान में जो भी फेमस है या स्वनिर्मित है, ठीक। अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनियों की संख्या, तो ये देखिए महारत्न कंपनियों की संख्या पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। आगे राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, जैसे कि मैंने कहा जितने भी अनुसंधान निकाय हैं, केंद्र हैं, संस्थान है, ये सभी कहाँ स्थित है ये आपको करके जाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए भारतीय सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाले टॉपिक जो आपको अंतिम समय में कवर करके जाने ही। अब दो विषय रह गए, एक भारतीय संविधान और एक भारतीय दर्शन। तो देखिए इसके क्वेश्चन मैंने संकलन नहीं किए हैं क्योंकि आपको इसको पूरा फुल डेप्थ में पढ़ना है। भारतीय दर्शन की बात करें तो मुख्य बौद्ध और जैन धर्म, फिलहाल देख लीजिए यहाँ पर मैंने करके रखा था लेकिन वो दोस्तों हट चुका है, तो चलिए मैं आपको दर्शन के बारे में बता देता हूं। चलिए देखिए, अगर दर्शन की बात करें तो दर्शन में क्या क्या कवर करना है, तो दर्शन में बेसिकली बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, दर्शन के अंतर्गत कवर होते हैं। तो इसको आप पूरा तरीके से करिएगा, जितने भी इसके अंतर्गत आने वाले सिद्धांत हैं, जो भी थ्योरीज हैं, वो सारी चीजें आप कवर करके जाइएगा, बौद्ध और जैन पूरा डिटेल में पढ़ना है। आगे यार अन्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन होता है, ठीक है, सांख्य दर्शन होता है, न्याय दर्शन होता है, योग दर्शन होता है, चार्वाक दर्शन होता है, अद्वैत दर्शन होता है, वेदांत होते हैं। ये सारी चीजें आपको करके जानी है, ये सारे दर्शन आपको करके जाने हैं। और किस आधार पर करने हैं, तो देखिए आधार मैं बता रहा हूं कि किनके द्वारा, ठीक है। जैसे अगर मैं सांख्य दर्शन की बात करूं तो किनके द्वारा ये दर्शन लाया गया है। दूसरा आधार होगा कि इनके सिद्धांत क्या है, ठीक है, इनके सिद्धांत क्या है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे क्षणिकवाद की बात करूं, क्षणिकवाद किस दर्शन का भाग है, ऐसा पूछ लिया जाता है, मान लेते हैं वो सिद्धांत के अंतर्गत आएगी, या उस दर्शन की विशेषता क्या है, या उसकी अवधारणा क्या है, अवधारणा क्या है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखें, इस आधार पर आपको ये सारे दर्शन कवर करने हैं। चलिए आगे बात करें संविधान की, भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान की, ठीक है। तो भारतीय संविधान में भी आप थोड़े स्ट्रेटेजिकली चले, हालांकि जो चैप्टर पढ़ना है इसमें एक एक लाइन पढ़ना है, और वो भी किससे, एम लक्ष्मीकांत से, एम लक्ष्मीकांत से, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। एम लक्ष्मीकांत से कवर करना है आपको भारतीय संविधान, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 स्टेटमेंट दे दिया जाता है, कौन सा सही है चुनना होता है, ठीक है ना। तो कैसे फोकस करेंगे, सबसे पहले फोकस करें आप अधिनियम, एक्ट, मतलब वो आपका इतिहास में भी कवर हो रहा था, है ना,
आपका इतिहास में भी कवर हो रहा था वो अधिनियम एक्ट। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान की ना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या संविधान का निर्माण, यहां से आप करके जाइएगा। ठीक, संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत कौन से देश से क्या प्रावधान लिया गया है संविधान में, ये आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, और अगर बात करें तो संविधान का निर्माण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ही मैं यहां पर रख दे रहा हूं। संविधान की अनुसूचियां, अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां देखिएगा। ठीक है, और अगर फिर मैं बात करूं मुख्य भाग की, जो अनुच्छेद कहां से कहां तक करना है, तो उसको मैं भाग वाइज बता देता हूं। जैसे भाग 22 तक हमको करना, संविधान में कुल भाग 22 होते हैं। ठीक है, 22 भाग होते हैं, तो उसमें कौन कौन से भाग करने हैं, तो देखिए भाग 1 आपको करके जाना है, संघ राज्य एवं उसका क्षेत्रफल, अनुच्छेद 1 से 4 होता है। आगे बात करें तो भाग 3 आपको करना है। भाग 2 नागरिकता होती है, नागरिकता से प्रश्न जनरली नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन फोकस आपको करना है भाग 3 पे, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, कौन सा अधिकार किसके अंतर्गत आता है और उसका अनुच्छेद क्या है, ये पूरा। ठीक, अगला अनुच्छेद 4 भी आपको कर लेना है, नीति निर्देशक तत्व, और 4 क कर लेना है मौलिक कर्तव्य, इसको भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। भाग 5 मतलब केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रशासन, पूरा आपको करना है। भाग 6 राज्य प्रशासन पूरा करना है, जिसके अंतर्गत आपका तीनों अंग आ जाएगा, मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सारे आ जाएंगे। उसके अंतर्गत कैग भी आ जाएंगे, महाधिवक्ता भी आ जाएंगे राज्य की अगर बात करें। ठीक है, कैग की बात करें तो ये भाग 5 के अंतर्गत भी कवर हो जाता है, अनुच्छेद 1 से 48 से 151। ठीक, तो ये पूरे भाग वाइज आपको कवर करने इतने, साथ ही साथ उसके अलावा भाग 18 मतलब आपातकालीन उपबंध, और भाग 20 संवैधानिक संशोधन। ठीक है, ये सारे भाग आपको कवर करके जाने हैं, और उसके अलावा निकायों के बारे में पढ़ना है। निकाय, निकाय मतलब संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। ठीक, कौन कौन से संवैधानिक निकाय है, कौन कौन से गैर संवैधानिक निकाय है, इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लीजिएगा। हालांकि बचे हुए टाइम पे अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपने थोड़ा भी संविधान पढ़ा हुआ है इसके पहले, तो बिल्कुल ये सारी चीजों को एक बार फिर से अच्छे से फोकस करके रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम में दोस्तों। तो ये था पूरा भारतीय सामान्य अध्ययन के बारे में विश्लेषण, प्रश्नों को लेकर, टॉपिक को लेकर, किस किस टॉपिक को अंतिम समय में आपको तैयार करना है दोस्तों। ठीक है, तो इतना आपको बिल्कुल करके जाना है। चलिए ठीक है, और कोई सहायता की आवश्यकता होगी और कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बताइए। सारी चीजें हम अंतिम समय में आपको प्रोवाइड ऑलरेडी करवा रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों को, इन्हीं सारे टॉपिक को ध्यान में रखते हुए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।